ख़वातीनो हज़रात, हम हाजिर हुए हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड है। आप जानते हैं जिस तरह से ये मंथ चल रहा है अक्टूबर का, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इन डेज़ को एज अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है। तो रिसर्च के मुताबिक 8 में से 1 खातून ब्रेस्ट कैंसर से गुजर सकती है, उसको रिस्क होता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। सिमिलरली यही रिस्क मेल्स में कम पाया जाता है क्योंकि उनके अंदर ब्रेस्ट के अंदर उस तरह से हार्मोन्स एक्टिव नहीं होते जिस तरह से फीमेल्स में पाए जाते हैं। इस वजह से मेल्स के अंदर ये रेशो कम होकर 1 पे आ जाती है कि 1000 में से कोई एक बंदा ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को सफर कर सकता है। सो ब्रेस्ट कैंसर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। ब्रेस्ट कैंसर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्रेस्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई है, ब्रेस्ट किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, इन फीमेल्स ये एक फैटी टिश्यूज हैं, ठीक है, जो कि एक स्मॉल चैम्बर्स होते हैं। स्मॉल चैम्बर्स मिलके एक ब्रेस्ट बनाते हैं। वो स्मॉल चैम्बर्स वो लोब्यूल्स होते हैं जो जिनके अंदर आमतौर पे मिल्क की प्रोडक्शन होती है। वो मिल्क स्मॉल चैम्बर से गुजर के आपकी डक्ट में जाता है इन वुमेन्स। ओके, वो डक्ट से आगे निपल्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और डक्ट के आगे फिर निपल्स के अंदर उनको ट्रांसफर किया जाता है उस मिल्क को। सो इसके अलावा आपके अंडर आर्म्स में एंड ब्रेस्ट के अंदर लिम्फ नोड्स भी पाए जाते हैं जो कि साथ कनेक्टेड होते हैं लिम्फ वेसल्स के साथ। ठीक है, और ये आमतौर पे हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट डिजीजेस के खिलाफ लड़ने में। सो ये होगी ब्रेस्ट की फॉर्मेशन। अब हम आते हैं कि व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली, कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली होता है क्या है। ब्रेस्ट कैंसर होता है जब ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू करते हैं। जब वो एबनॉर्मली बिहेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक ट्यूमर सेल्स क्रिएट कर देंगे। उसके अलावा वो ट्यूमर्स क्रिएट करेंगे और वो ट्यूमर्स आपका ब्रेस्ट ट्यूमर कहलाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्यूमर्स आपके ब्रेस्ट में ही रहें, आपकी खाली ब्रेस्ट को ही नुकसान पहुंचाए। अगर वो ज़्यादा हद से बढ़ते हैं, अगर उन चीज़ों से निकलते हैं, उन सेल्स फटते हैं, तो वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये तो हो गया ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली होता क्या है, मैलिग्नेंसी होती है सेल्स की। ओके, देन अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसकी टाइप्स 4 तरह की टाइप्स हैं। एक है कि अगर ये डक्ट के अंदर बन रहा है तो इसको कहेंगे डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि DCIS। अगर ये डक्ट से ब्रेस्ट के अंदर की डक्ट जो है उससे अगर बाहर चले जाते हैं तो इनको हम कहेंगे इन्वेजन डक्टल कार्सिनोमा। सिमिलरली अगर ये लोब्स के अंदर पाए जाए, ब्रेस्ट की लोब्स के अंदर ये मैलिग्नेंट सेल्स बन जाएं तो उनको कहेंगे लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू। अगर वो लोब से बाहर निकल आए तो उनको हम कहेंगे इन्वेजन लोब्यूलर कार्सिनोमा। उसकी शॉर्ट फॉर्म है ILS। सो ये हो गए इसकी टाइप्स के किस किस तरह से हो सकते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेस्ट के अंदर किन किन एरियाज में पाए जा सकते हैं। लोब्स में भी पाए जा सकते हैं, 2 चीजें हैं, लोब्स में और दूसरी चीज डक्ट में। लोब्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं, लोब से बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली डक्ट के अंदर भी पाए जा सकते हैं, डक्ट से बाहर भी निकल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइंस पे कि वुमेन्स को या मेल्स को कैसे पता चलेगा। आमतौर पे ये वुमेन्स में पाया जाता है। तो अब साइंस के रिलेटेड आ जाएंगे, सिम्टम्स के रिलेटेड आ जाएंगे कि वुमेन्स को ये कैसे आइडिया होगा कि वो ब्रेस्ट कैंसर से उलझ रही हैं, ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो गई हैं। तो उसका ये होगा कि आपके ब्रेस्ट का जो शेप है, जो साइज है, वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। वो या तो फिर साइज में थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाएगा या छोटा होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली निपल्स के अंदर चेंजिंग्स आएंगी, निपल से डिस्चार्ज होगा, ब्लड का भी हो सकता है या वो किसी भी और डिफरेंट सिक्रीशंस का भी हो सकता है। देन इसके बाद स्किन चेंजेस होंगी, आपकी जो ब्रेस्ट की जो स्किन है उसके ऊपर रैशेस भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। तो ये है इसके साइंस। उसके बाद ये होता कैसे है, कहाँ पे पाया जाता है, आमतौर पे किस एज में पाया जाता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है।
तो अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ये आमतौर पे पाया रहता है कि जब वुमेन्स ओल्ड हो जाएं, ओल्डर वुमेन्स में इसके ज़्यादा होते हैं, डेंस ब्रेस्ट हो जाए, जब ब्रेस्ट टाइट हो जाए ना, ज़्यादा टाइट, इट मीन्स कि वहाँ पे इसका रिस्क बढ़ गया है। इसके बाद आपकी फैमिली में किसी को है, आपके बहन भाइयों में अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को है तो उससे भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इनहेरिटेड जीन्स में म्यूटेशन हो गई है ना, इनहेरिटेड जीन्स में म्यूटेशन से ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। वो कौन से इनहेरिटेड जीन्स हैं जिनके अंदर म्यूटेशन हो तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा? वो दो हैं, एक है BRCA1, एक है BRCA2। ये दो ऐसे इनहेरिटेड जीन्स हैं जिनके अंदर मैलिग्नेंसी आ जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए तो उससे ये ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते होते हैं। देन और इसके बाद आप कह लें कि ओवरवेट हो जाना, ओवरवेट होने से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस वुमेन्स के अंदर बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल से भी बढ़ जाते हैं। तो ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर्स एंड इसके सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल वुमेन कैसे अंदाज़ा लगाएं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गए। तो उसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें हैं जो वुमेन्स को करनी चाहिए जिनसे उनको आइडिया होगा कि उनका ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, किस स्टेज पे, स्टार्टिंग पे है या एंडिंग पे। उससे पहले सबसे पहले मरीज़ा को या वुमेन को खुद चाहिए कि मंथ के अंदर, अगर उनको नहीं भी है तो मंथ के अंदर एक बार अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन जरूर करें। अपने हाथ के साथ उसको हल्का सा दबाएं और फील करें कि उनके अंदर किसी किस्म की कोई आउट ग्रोथ वगैरह तो नहीं है, कोई सख्ती वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा आप अपने एक्सपर्ट्स की या अपने गायनोकोलॉजिस्ट की सजेशन लें, उनसे आप बात करें अगर आपको फील हो रहा है तो। उसके बाद अगर आपके गायनोकोलॉजिस्ट, आपका फिजिशियन ये कहता है कि मुझे शक हो रहा है कि आपको ये हो सकता है, तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं जिससे ये पता चल जाता है। सबसे पहले आप करवाएं मैमोग्राफी। अगर आपको शक हो रहा है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, इस चीज़ का शक है, तो उसके लिए डिफरेंट एक्सरेज हैं ब्रेस्ट के जिनसे पता चल जाएगा। वो एक्सरे में उसकी प्रॉपर एक पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद मैमोग्राफी है। अगर आपकी समझते हैं कि वो आउट ग्रोथ निकली हुई है, कुछ गिल्टियाँ सी बन रही हैं, तो उसके लिए ये होगा कि आप सर्जन से रब्ता करेंगे, आपको गायनोकोलॉजिस्ट, देन आपका फीमेल है, मेल है, जो भी है व्हाटएवर, क्योंकि अमेरिका में या यूरोपियंस में इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है कि हमारे जो वुमेन्स को वुमेन हाथ लगाएं व्हाटएवर। सो वो सस्पिशियस एरिया जहाँ पे उनको फील हो रहा होगा या आपको फील हो रहा है कि इस जगह पे गिल्टी सी बन रही है, उसकी बायोप्सी होगी। बायोप्सी में होता ये है कि सर्जन उसका सैंपल निकालता है, थोड़ा सा उस हिस्से का, उस सस्पिशियस पार्ट का थोड़ा सा सैंपल निकाला जाता है। उस सैंपल को आगे पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाता है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। हिस्टोपैथोलॉजी बेसिकली होता है द एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। उसके अंदर उसके ग्रोथ फैक्टर्स चेक किए जाते हैं, लाइक एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंड एचईआर रिसेप्टर, जिससे ये डायग्नोज करने में आसानी हो जाती है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। तो ये हो गई इसको डायग्नोज करने का तरीका और किस तरह से आप अपने डॉक्टर से अपने टेस्ट के थ्रू इसको प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। ठीक है, और लास्ट पे हम जो बात करेंगे वो है इसके इलाज की। इसके इलाज की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जिस तरह से आप एज सुन एज पॉसिबल, जब आपको पता चलता है कि आप ब्रेस्ट कैंसर के विक्टिम हो चुके हैं या हो चुकी हैं, तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट तरीकों के अंदर आपके इलाज स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंदर आपकी रेडिएशन भी हो सकती हैं। उसके अंदर रेडिएशन को पॉइंट किया जाएगा उस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी वो आउट ग्रोथ है, जहाँ पे वो गिल्टी है, जो सस्पिशियस पार्ट है, उसके थ्रू उस एरिया को, उस मैलिग्नेंट सेल्स को ख़त्म किया जाएगा, डेड किया जाएगा। सेकंड चीज़ है कीमोग्राफी। कीमोग्राफी वो ओरल भी हो सकती है, वो आईवी में भी हो सकती है। कीमोग्राफी के अंदर आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, वो फ्लूइड इंजेक्ट किया जाएगा जो उन मैलिग्नेंट सेल्स से जाके लड़ेगा और उनको किल करेगा। लास्ट पे मैं आपको बात बताना भूल गया कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेस्ट को ही नुकसान पहुंचाए, ये आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकते होते हैं। ठीक है,
तो चूंकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है तो इसके लिए ज़रूरी था कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आपको अवेयरनेस दी जाए, चूँकि ये इंटरनेशनल डे के तौर पे भी मनाया जा रहा है। तो हर खातून को चाहिए कि महीने के अंदर एक बार, कम से कम एक बार अपना एग्जामिनेशन करें ताकि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। सो हमें इजाज़त दीजिए। लास्ट पे आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इस पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। हम मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।